नमस्कार। हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज का विषय है स्पर्श व्यंजन, जो वर्णमाला के व्यंजन के अंतर्गत आता है। स्पर्श व्यंजन का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे साथ बोर्ड पर। स्पर्श व्यंजन ये संख्या में 25 हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको सारे व्यंजन के विषय में बताया हुआ है। 5 वर्ग हैं और उनकी संख्या 5 है। 5 × 5 25 वर्ण हुए। और इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है, कहाँ से हम बोलते हैं, इसके विषय में आप जानकारी दे रहे हैं आपको, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। वर्ग के अनुसार हम इन 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। यानी जो पहला वर्ण होता है उसी वर्ण को लेकर हमने इसको वर्ग बना लिया है। तो एक ग्रुप, वर्ग में मतलब ग्रुप। तो ये का वर्ण के 5 वर्ण जो है वो एक ग्रुप में, ये चा वर्ग के ये 5 वर्ण ऐसे सभी के ग्रुप बने हुए हैं। तो जो भी वर्ण आते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, उनको ये ध्यान दीजिए। का वर्ग जो है, ये जितने भी वर्ण हैं, हमने इस पहले भी बताया है कि जितने व्यंजन वर्ण हैं वो सब आधे होते हैं। और ये आधे वर्ण जो होते हैं उनको हम हलंत के रूप में शो करते हैं। ये हलंत लगाना जरूरी होता है। जब हम संयुक्त व्यंजन बनाने लगते हैं, संयुक्त रूप से लिखते हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन किसके आधार पे होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। हलंत को आप सीधे न लगा करके थोड़ा सा तिरछा लगाइए। तिरछा लगाने से ही वो हलंत के रूप में दिखाई देगा, नहीं तो वो रेखांकित जैसे लगता है अंडरलाइन कर दी हो। कुछ लोग हलंत ऐसे न लगाकर ऐसे लगा देते हैं, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें लिखते समय कि हलंत पाई के पास से हलंत लगाइए और तिरछा लगाइए थोड़ा सा। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण जो हैं वो किस स्थान से बोले जाते हैं, ये आपके कंठ में होंगे। आप जब बोलेंगे तो आपको उच्चारण करते समय कंठ में स्थित किया हुआ दिखाई देगा कि आपके ये वर्ण जो है वो गले में स्थित है। चा वर्ग, चा, छ, ज, झ, इय, ये बोले जाते हैं तालु से। जब तालु ऊपर नीचे जो जीभ है वो तालु चिपकी हुई दिखेगी। जब आप बोलेंगे तो दोनों पार्ट जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब बोलेंगे च, छ, ज, झ, इय, तो आपका दोनों भाग जो है जीभ का वो तालु में जाकर स्पर्श करता है। तो इसीलिए इसको तालव्य, इसको संस्कृत में तालव्य वर्ण भी बोलते हैं, तालव्य स्थान बोलते हैं। और ये चा वर्ग के अंतर्गत आता है। टा वर्ग, टा वर्ग का स्थान होता है मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, अण। जब हम इसको बोलते हैं तो ये स्थान जो है, ये मूर्धा स्थान कहाँ पे होता है हमारे मुख में? मूर्धा स्थान होता है, आपकी टंग जो है वो ऐसे तिरछी हो जाती है अंदर की ओर, ट, और ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है। आप बोल के देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। ट, ठ, ड, ढ, अण। टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न, ये जो वर्ण है वो दांत से बोले जाते हैं। दंत यानी आपका दांत जो है वो आपस में स्पर्श करता हुआ प्रतीत होगा, और जो जीभ है वो दांत के ऊपर भाग को स्पर्श करेगी। त, थ, द, ध, न। जब आप बोलेंगे तो जीभ ऊपर वाले दांत के भाग को स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन ये दंत कहा गया है, इसको दंत स्थान बोला गया है। प वर्ग में प, फ,
ब, भ, म, यानी ये पांचों वर्ण जो हैं वो ओष्ठ यानी आपके दोनों ओठ स्पर्श करते हैं। प, फ, ब, भ, म। तो ये इस बात का ध्यान दीजिए कि हमारा कौन सा वर्ण कहाँ से स्पर्श कर रहा है और वही इसका स्पर्श स्थान है वो फिक्स है, उसी स्थान से ही हमें उच्चारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आगे हमने बताया था कि इनका जब हम संयुक्त वर्ण जोड़ते हैं तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जब दो वर्ण एक साथ लिखते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो पाई के आधार पर हम उसको आपको स्पष्ट कर रहे हैं। छोटी पाई, पाई के मतलब होता है जो ये लंबी हुई डंडी बनाते हैं, रेखा खींचते हैं नीचे ऊपर से नीचे की ओर, इसको पाई बोलते हैं। और छोटी पाई यानी जो छोटी पाई के वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन के अंतर्गत, वो हमने इसमें लिखे हुए हैं। ई, इ, इ, ई, अंग, ट, ठ, ड, ढ, द और ह, ये छोटी पाई के वर्ण हैं। मध्य पाई में क और फ आता है। अंतिम पाई के अंतर्गत ख, ग, च आदि शेष वर्ण आते हैं। अंतिम पाई में जैसे ख में लास्ट में जो खड़ी पाई बनती है उसको कहते हैं अंतिम पाई। गा में भी ऐसे होती है, चा में भी ऐसे होती है। तो इस तरीके से आप इन पाइयों का ध्यान रखिए, क्योंकि आगे अगर आप जब संयुक्त व्यंजन समझेंगे तो उसमें इनका महत्व आपको पता चलेगा कि कैसे हम पाइयों का प्रयोग करते हुए हमें परिवर्तन करना है, कैसे हमें उनको संयुक्त रूप बनाना है। तो इस तरीके से आप, आशा है कि आपको स्पर्श व्यंजन के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए। अगर कहीं भी आपको लगता है कि अभी आपको हमारी बात स्पष्ट नहीं लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके मुझसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हम स्पष्ट रूप से बताने के लिए आपको तैयार रहेंगे। धन्यवाद।